हेलो दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग भूगोल का सीरीज देख रहे थे, जिसमें क्वेश्चन जैसे एमसी के क्यू की तरह क्वेश्चन है, जिसे हम डिस्कशन देने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन दे, जो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो। तो हम लोग अभी इससे पहले तक 16 को डिस्कशन मतलब 16 एमसीक्यू करा चुके हैं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मिला होगा। लेकिन आज का जो एमसीक्यू में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को ये जो एमसीक्यू करा रहे हैं उसमें अब ज़्यादा क्वेश्चन और ऐड करके जल्दी जल्दी से ख़त्म कर दे, मतलब एग्ज़ाम से पहले तक। और आज जो हम लोग का है तो कौन सा है, 17 नंबर का एमसीक्यू होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, लाल पांडा परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? लाल पांडा परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो आपको इसका आंसर बताना है, ये कब प्रारंभ किया गया था। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1996। कितना है, कब है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1996। 1996 में लाल पांडा परियोजना लागू किया गया था। इसलिए लागू किया गया था कि इसका मतलब कहें तो ये संकटग्रस्त श्रेणी में आता है लाल पांडा। और इसका अगर बोले कि कहाँ मिलता है, तो हिमालय की सबसे ऊंचाई क्षेत्र में मिलता है। जैसे इसका अगर बात करें तो इसको देखने को थोड़ा बहुत आपको भारत में बहुत कम है। इसको आपको देखने को मिलेगा कहाँ? सिक्किम में। लाल पांडा आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? तो सिक्किम में। और इन लोग का मतलब जैसे इन लोग संकटग्रस्त में क्यों आ गए, तो इन लोग का बहुत सारा शिकार भी हो जाता है, और जंगल में जब आग लगती है तो भी इन लोग जल जाते हैं, जिसकी वजह से। और ये लोग जो लाल पांडा हैं हमेशा पेड़ पर ज़्यादातर रहते हैं। और अगर इसके बाद ऑप्शन में आप देख रहे हैं 1972, क्या है? 1972। तो हम 1972 के बात करें तो ये क्या है? तो ये इस टाइम 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम आया था। क्या आया था? वन जीव संरक्षण अधिनियम। कब आया था? तो 1972 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में। एक और ऑप्शन आप बी में देख रहे हैं, क्या? 1992। 1992 में क्या हुआ था? तो 1992 में हाथी संरक्षण किया गया था। हाथी को जैसे हाथी परियोजना लाया गया था। क्या था 1992 में? हाथी प्रोजेक्ट था। क्या था? हाथी प्रोजेक्ट। हाथी प्रोजेक्ट लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1992 में। 1996 में क्या हुआ था? तो लाल पांडा परियोजना लागू किया गया था। और 2002 आप 2020 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 2020 आपके लिए बहुत ही वीवीआई हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि इस टाइम चीता प्रोजेक्ट लाया गया था। कब लाया था गया था? तो 2020 में। क्या था? तो चीता प्रोजेक्ट। और चीता प्रोजेक्ट के माध्यम से ही भारत में विदेशों से चीता लाया जा रहा है। जैसे दक्षिण अफ्रीका से देखिएगा, नामीबिया से देखिएगा। और हाल ही में आज का न्यूज़पेपर में आप देखे होंगे कि उसमें एक जो चीता ला के कुन्नुन पार्क में रखा जा रहा है, वहाँ पे एक तेजस्व नाम के जो चीता था उसका मृत्यु हो गया है। किसका हुआ है? तो तेजस्व नाम का एक चीता था जिसका मृत्यु हो गया है। वो आज के पेपर में आप लोग को देखने को मिला होगा। हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? तिलैया बांध है। क्या है? तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? प्रश्न क्या है हम लोग का? तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हम लोग को बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो बराक होगा, बरकर होगा। और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये दामोदर की सहायक नदी है। किसकी है? तो दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर की सहायक नदी है। और निकलती कहाँ है से? निकलती कहाँ से? तो झारखंड की। अगर हम दामोदर की बात किए तो दामोदर नदी भी झारखंड से बहते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है, और तब ये बंगाल खड़ी होती है। अगर दामोदर नदी की बात करें तो इसको हम पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं। किसको? पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं।
और इसमें आपको एक भी ये मृत जीवित मतलब जीवित रहे जीवविहीन नदी है। क्या है? जीवविहीन है। दामोदर नदी जो है जीवविहीन है, क्योंकि यहाँ प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि इस नदी में कोई भी एक भी जीव जिंदा नहीं रह पाता है। ये हमारा हो गया। ये कहाँ किसके शोक नदी है? तो बंगाल की। और इसके बाद अगर इसका देखेंगे आप VVI हो सकता है कि ये जीवविहीन है। और इस निकलता कहाँ से? तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलता है दामोदर नदी। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या होगा? चेरापूंजी अवस्थित है। आप लोग को बताना है कि चेरापूंजी अवस्थित कहाँ है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो कहाँ होगा? मेघालय होगा। और चेरापूंजी किस लिए प्रसिद्ध है? तो पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होता है। कहाँ होता है? चेरापूंजी में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होता है यहाँ पर। और ये कहाँ है? मेघालय में है। और मेघालय खासी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ है? खासी पहाड़ी पर। ये कहाँ है? तो खासी पहाड़ी पर स्थित है। अब पेन में क्या हो गया? कहाँ स्थित है? तो खासी पहाड़ी पर स्थित है। सॉरी, थोड़ा पेन में कुछ हो गया था, प्रॉब्लम टेक्निकल। और अगर ये हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय जो है उत्तर पूर्वी राज्य है। कहाँ है? उत्तर पूर्वी राज्य है। इसका सीमा बांग्लादेश से भी लगता है। किससे लगता है? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से सीमा किसका लगता है? मेघालय का। इसमें अगर और ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिजोरम का भी बांग्लादेश से सीमा लगता है और असम से भी लगता है। ये हमारा हो गया प्रश्न 3rd नंबर। हम लोग अब चौथा नंबर देखते हैं। हम लोग का चौथा नंबर प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। बताना है कि जो पश्चिमी हिमालय है उसमें किस प्रकार के संसाधन मिलती है जो सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1। क्या होगा? 1। हिमालय प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा? जैसे पश्चिमी हिमालय में तो आपका 1। ये जैसे वहाँ जैव विविधता भी बहुत अधिक है। क्या है? जैव विविधता भी बहुत अधिक है हिमालय में। और आपको औषधीय जो पौधे होते हैं वो भी आपको हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। अगर बात करें यहाँ तो यहाँ फल के लिए भी, जैसे फल की बात करें तो आपको हिमालय में ही देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। आप लोग को बताना है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है तो कहाँ है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हरिके बिराज होगा। क्या होगा? हरिके बिराज होगा। और अगर इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो ये पूरे भारत की सबसे बड़ी नहर है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी नहर है। भारत का सबसे बड़ी नहर है। अगर हम इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो कितने राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों को जल कब प्राप्त करवाती है, तो देखेंगे तो आप हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर पश्चिम में थोड़ा दिल्ली में भी इंदिरा गांधी नहर से जल प्राप्त होता है। और ये हरिके बिराज कहाँ पर है? तो ये आप देखेंगे तो ये पंजाब की एक फिरोजपुर जगह है। पंजाब का जगह है फिरोजपुर। वहाँ पर ही सतलज और जब ब्यास दोनों मिलती हैं तो वहीं पर बना हुआ है हरिके बिराज। कहाँ पर? सतलज
और ब्यास के संगम पर ही बना हुआ है हरेकी ब्राज। और ये जो हरेकी ब्राज के देख रहे हैं हमारे भारत के, जब कृत्रिम जैसे रामसर स्थल के बात करें तो रामसर स्थल में हरेकी ब्राज को भी जोड़ा गया। और इसमें एक भारत का एकमात्र जो है कृत्रिम रामसर है। क्या है? कृत्रिम रामसर है। हरेकी ब्राज जो है वो भारत का कृत्रिम रामसर स्थल है। क्या है? कृत्रिम रामसर स्थल है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। और भाखड़ा बांध की बात करें तो भाखड़ा बांध भी आप लोग को ये मिलेगा कहाँ? सतलज नदी पर। और ये गांधी सागर की बात करें तो गांधी सागर आपको होगा मध्य प्रदेश में। कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर। और सबसे लास्ट आप देख रहे हैं गोविंद बल्लभ सागर। तो ये आपको तीन राज्यों में इसका विस्तार है। जैसे आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और थोड़ा सा बिहार का भी आता है। और ये है रिहंद नदी पर। कहाँ है? तो रिहंद नदी पर है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? तो हम लोग का अगला प्रश्न है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। आप लोग को बताना है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, बीपीएससी में ही पूछा हुआ है, बीपीएससी या सीडीपीओ जो भी है, लेकिन ये पूछा हुआ है। फिलहाल हमको लगता है 1 से 2 साल के अंदर में पूछा हुआ है। ये ऐसा नहीं है, पूछा हुआ है, इससे पूर्व में भी पूछा हुआ है, लेकिन अभी जो है जल्द में ही पूछा हुआ है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। आपको बताना है कि सीमांत कृषि जो है कितने हेक्टेयर से कितने हेक्टेयर के बीच में जो होता है उसे सीमांत कृषि बोलते हैं। तो इसका आप देखेंगे तो हो जाएगा आंसर। ये डी छूट गया है थोड़ा, तो डी में होगा 1 हेक्टेयर से कम। जैसे 1 हेक्टेयर से कम जो क्षेत्र होगा, जैसे जो किसान है उसके पास 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र होगा कृषि के लिए, तो उसे हम बोलते हैं सीमांत। क्या बोलते हैं? सीमांत। अगला आप जो देख रहे हैं 1 से 2 हेक्टेयर। क्या है? 1 से 2 हेक्टेयर। 1 से 2 हेक्टेयर इसे हम लोग बोलते हैं लघु जोत। क्या बोलते हैं? लघु जोत। और आप 2 से 4 हेक्टेयर देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध मध्यम। अर्ध माध्यम बोलते हैं। और आपका एक लास्ट ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन जो है 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, तो इसको हम लोग बोलते हैं माध्यम। मध्यम। ये हमारा भूमि जोत का जैसे बांटा हुआ है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे चावल के कटोरा के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो आप लोग को इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ है। लगभग हम लोग जो भी भूगोल का या हिस्ट्री का जो भी हमारे यहाँ से एमसीक्यू के थ्रू सीरीज चल रहा है वो सब आप लोग को प्रीवियस ईयर पर आधारित ही है। हम लोग 10 साल से जितना भी, जैसे 1992 से लेकर अभी तक जितना बीपीएससी एग्ज़ाम लिया है उन सबको ध्यान में रखते हुए वो लोग सबको अध्ययन करते इसके बाद ही बनाते हैं। तो हम लोग का ये भी प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी में। तो हम लोग का प्रश्न क्या है? 7वां नंबर। हम लोग का प्रश्न है 7वां नंबर, भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। एक कृष्णा गोदावरी के डेल्टा। ऐसे अगर आप लोगों के मन में भी चल रहा होगा, बहुत लोग तो जानते भी होंगे, जिन लोगों का मन में नहीं होगा उन लोगों का मन में होगा कि सबसे ज़्यादा चावल तो उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। क्या करता है? पश्चिम बंगाल। लेकिन इसको हम लोग जो आंसर हम बता रहे हैं कृष्णा के गोदावरी का डेल्टा, ये तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे वो तो क्षेत्रफल के आधार पर वहाँ होता है, लेकिन अगर क्षेत्र पर देखें तो ये कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में बहुत ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। और कृष्णा गोदावरी क्षेत्र कहाँ पड़ता है आप लोग को? तो प्रायद्वीपीय भारत में। कहाँ है? प्रायद्वीपीय भारत में। अगर हम बोले कि धान के कटोरा के नाम से किस राज्य को जानते हैं, तो किसे जानते हैं? छत्तीसगढ़ को। क्या है? धान का कटोरा के नाम से किसे जानते हैं? तो छत्तीसगढ़ को। इसे हम लोग धान के कटोरा के नाम से जानते हैं।
हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है क्या है, किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है। हम लोग ये बताना है, ये है आप लोग को कि ऐसा कौन सा जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन सा ऐसा फसल है जिसमें तेल की मात्रा सबसे अधिक होती है। क्या होती है, तेल की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी, तिल। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा कितना प्रतिशत होता है तो हम तिल में आप देखेंगे तो 52% तेल का मात्रा होता है। कितना होता है, 52%। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा मूंगफली। कितना होगा, इसमें 48% होगा। कितना होगा, 48% होगा। इसके बाद हम लोग देखें प्रतिशत में तो मूंगफली में हो जाएगा, सूरजमुखी में 42%। कितना होगा, 42%। अब ये हम क्या बता रहे हैं, तो तेल की मात्रा बता रहे हैं। और सबसे फिर इसके बाद आप देखेंगे तो सोयाबीन में होगा। कितना होगा, 40%। अगर हम प्रोटीन के बात करें तो सोयाबीन में अगर सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। अगर दाल के एथी में देखें तो आपको सोयाबीन है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो हम लोग का प्रश्न नंबर कितना था, 8 था। अब हम लोग कौन सा प्रश्न नंबर देखेंगे, 9 देखेंगे। आप लोग को हमारे सीरीज अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए, जो हम लोग को बहुत हेल्प हो सके। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, तो हम लोग का अगला प्रश्न है, किस राज्य में पीर पंजाल हिमालय अवस्थित है। क्या बताना हम लोग को, किस राज्य में पीर पंजाल हिमालय अवस्थित है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सी होगा, जम्मू कश्मीर। क्या होगा, जम्मू कश्मीर। और ये किस श्रेणी का भाग है, तो आप हिमालय का देखेंगे तो 4 श्रेणी में बांटा गया है। कितना में, 4 में। पहले सबसे उत्तर देखेंगे तो ट्रांस हिमालय है। क्या है, ट्रांस हिमालय। इसके बाद आप आएंगे तो क्या होगा, उस ट्रांस हिमालय के दक्षिण में आएंगे तो आपको होगा बृहद हिमालय। क्या है, बृहद हिमालय। फिर बृहद हिमालय के आप दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा क्या, लघु हिमालय। क्या मिलेगा, लघु हिमालय। लघु हिमालय मिलेगा। और सबसे दक्षिण में अगर हम बात करें कि सबसे दक्षिणी हिमालय की श्रेणी कौन सी है, तो क्या है, शिवालिक है। क्या है, शिवालिक है। और हम लोग बात क्या कर रहे थे, पीर पंजाल की। तो पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, लघु हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो पीर पंजाल है। पीर पंजाल कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर। और पीर पंजाल में ही अटल टनल सुरंग है। क्या है, पीर पंजाल में ही अटल टनल सुरंग है। और ये कहाँ है, रोहतास दर्रा में। और रोहतास दर्रा भी पीर पंजाल में ही स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर में स्थित है। और अगर हम बात करें अटल टनल की, तो इसकी ये बीपीएससी में पूछा हुआ था कि पीर पंजाल के किस भाग में स्थित है। तो इसका आंसर देखें, आप लोगों का आंसर उसमें जो आयोग भी दिया था और हम भी बना के आए थे, तो उसमें पूर्वी पीर पंजाल था। और उसकी लंबाई की बात करें तो अटल टनल का लंबाई होता है 9.2 किलोमीटर। कितना, 9.2 किलोमीटर। किसका है, अटल टनल सुरंग का, अटल सुरंग का। इसकी एक विशेषता है कि इसके हर कुछ दूरी पर इसमें एक टेलीफोन का व्यवस्था किया गया है। आग जैसे लगता है तो उसको बुझाने वाला जो रसायन होता है उसका भी व्यवस्था किया गया, लाइट का भी व्यवस्था किया गया। और पूरे विश्व के सबसे ऊंचाई पर अटल टनल सुरंग की निर्माण किया गया। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। किसको, तो अटल टनल सुरंग को। हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, किस फसल के लिए बराक घाटी प्रसिद्ध है। तो हम लोग को क्या बताना है कि किस फसल के लिए बराक घाटी प्रसिद्ध है या जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है। यहाँ पर ऐसा कौन सी फसल सबसे अधिक होता है और प्रसिद्ध है। तो इसके लिए आप इसका आंसर देखेंगे तो क्या होगा, चाय के लिए। क्या होगा, चाय के लिए। और ये घाटी कहाँ स्थित है, तो हम इसका बात करेंगे तो असम में। कहाँ है, असम में है। और अगर पूरे भारत में बोले कि चाय का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे अधिक करता है, तो असम ही करता है। कौन करता है, असम करता है चाय का उत्पादन सबसे अधिक।
इसी तरह से अगर हम बात करें कि बिहार में कि चाय का उत्पादन बिहार में होता है कि नहीं, तो एक बिहार का एक जिला है, बिहार का एक जिला है, कौन सा? बिहार का एक जिला है जो चाय का उत्पादन करता है, वो क्या है? किशनगंज। क्या है? किशनगंज है जो चाय उत्पादन करता है, बिहार का मात्र एक जिला है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर टीन होगा, 3 हो गया है। टीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? हम लोग को क्या बताना है कि टीन उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है। तो भारत का एकमात्र ही राज्य है जहाँ टीन के उत्पादन होता है, वो कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ है। कौन है? आंसर में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ है। झारखंड में किस चीज़ का उत्पादन? तो झारखंड में बहुत सारा चीज़ उत्पादन होता है। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा बॉक्साइट के लिए प्रथम स्थान पर है। किसके लिए है? बॉक्साइट के लिए है। बॉक्साइट के लिए उड़ीसा प्रथम स्थान पर। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपको सीसा उत्पादन में प्रथम स्थान है और जास्ता उत्पादन में प्रथम स्थान है। क्या है? सीसा, जास्ता। सीसा और जास्ता उत्पादन में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। उड़ीसा हो गया बॉक्साइट में। बॉक्साइट और लोहा उत्पादन भी सबसे अधिक करता है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ छत्तीसगढ़ कोयला का भी उत्पादन सबसे अधिक करता है। भंडारण में तो झारखंड है, कोयला के भंडारण में झारखंड है और उत्पादन में छत्तीसगढ़ है। क्या है? उत्पादन में छत्तीसगढ़ है जो कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और भंडारण की बात करें तो भंडारण किसके पास है? तो झारखंड के पास सबसे ज़्यादा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोयला का भंडारण की बात करें तो आपका हो जाएगा झारखंड में। सबसे ज़्यादा उत्पादन कोयला के बात करें तो उत्पादन में हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सीसा, जस्ता के उत्पादन में प्रथम पर है और भंडारण में भी। और भंडारण में एक और बात करें तो तांबा का भंडारण में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है। भंडारण में राजस्थान प्रथम स्थान पर, लेकिन उत्पादन में मध्य प्रदेश है और ये पूछा हुआ था बीपीएससी में। और उड़ीसा बॉक्साइट और लोहा दोनों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, भारत का लौह अयस्क भंडार किस सेल समूह में मिलता है? हम लोग को ये बताना है कि भारत में जो लोहा मिलता है वो किस क्रम के चट्टान में मिलता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्या होगा? धरवार क्रम का। और धरवार क्रम की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक की एक जिला है धरवार, उसके नाम पर धरवार पड़ा है। और ये सबसे प्राचीन चट्टान है और एक खनिज से भरपूर, मतलब खनिज इसमें बहुत ही ज़्यादा है। अगर खनिज की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चट्टान है। महत्वपूर्ण चट्टान है। अगर खनिज की बात करें तो इसमें लगभग आपको 85% खनिज आपको धरवार क्रम की चट्टान में मिलेंगे। इसके बाद ऑप्शन में आप देख रहे हैं कुडप्पा। तो कुडप्पा धरवार के निक्षेपण और अपरदन के बाद इस चट्टान का निर्माण हुआ है, लेकिन इस चट्टान में उतना कोई ज़्यादा खनिज नहीं मिलता है। और कडप्पा नाम पड़ा है आंध्र प्रदेश के एक जिला के नाम पर। इसमें अगला अपना ऑप्शन देख रहे हैं विंध्यन। विंध्यन क्रम के चट्टान आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार के कुछ क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और इसमें आपको चूना पत्थर और लाल पत्थर, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये हम, और इसके बाद आप गोंडवाना देख रहे हैं तो गोंडवाना जो हमारा चट्टान है इसमें कोयला का भंडार है। कोयला का भंडार लगभग 98% बात करें तो आपको गोंडवाना में ही देखने को मिलेगा। तो हम लोग का कितना हो गया प्रश्न नंबर आज? तो ये प्रश्न नंबर 12 था। आप देखते हैं हम लोग 13वां नंबर। हम लोग का 13वां प्रश्न नंबर क्या है? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सी सागर स्थित है? हम लोग को बताना क्या है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में ऐसा कौन सा सागर स्थित है। तो हम लोग मैप देखते हैं। ये हम लोग का मैप हो गया।
लगभग भारत का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत हम लोग का गोंडवाना लैंड का ही भाग है। किसका है? गोंडवाना लैंड का भाग है। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत के किस क्षेत्र में कौन सा सागर है और कितने सागर से हमारे भारत घिरा हुआ है। तो आप भारत के दक्षिण पूर्व में आप जाइएगा तो आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। इसी तरह से अगर दक्षिण पश्चिम में आप जाइएगा भारत के, प्रायद्वीपीय भारत के, तो आपको मिलेगा अरब सागर। क्या मिलेगा? अरब सागर। और सबसे दक्षिण में आप जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो हम लोग का प्रश्न क्या था कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सी सागर स्थित है? क्या था? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सी सागर स्थित है? तो इसका आंसर देखेंगे आप तो क्या होगा? अरब सागर। क्या होगा? अरब सागर। इसके बाद अगर आप लोग कभी प्रश्न पूछे कि दक्षिण पूर्व में, तो आप लोग का होगा बंगाल की खाड़ी। और सबसे दक्षिण में बात करें तो हो जाएगा क्या होगा? हिंद महासागर। अगर हम हिंद महासागर के बात करें तो हिंद महासागर के जैसे तट पर अगर बात करें देशों की संख्या तो लगभग 46 देश स्थित है। कितना है? 46 देश। हिंद महासागर के तट पर स्थित 46 देश है। 46 देश। और अगर बात करें हिंद महासागर के, तो हिंद महासागर अगर उसके सबसे बड़ी देश कौन है इसके तट पर स्थित? तो भारत है। कहा जाता है कि भारत, हिंद महासागर के ताज है जो भारत है। क्या है? ताज है। इसके बाद आप अरल सागर एक ऑप्शन देख रहे हैं। क्या है? अरल सागर। अरल सागर भी हमारे एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। और ये स्थित कहाँ है? तो ये दो देशों में स्थित है। कहाँ है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। कहाँ है? ये दो देशों में ही स्थित है, दो देश के मध्य में। हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है मिजो पहाड़ी स्थित है। क्या है? मिजो पहाड़ी स्थित है। इसे लुगाई पहाड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुगाई की पहाड़ी भी बोलते हैं। कहाँ है? इसका अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा? मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। और ये मिजोरम और त्रिपुरा के सीमा पर भी स्थित है। त्रिपुरा के सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? मिजोरम और त्रिपुरा के सीमा पर स्थित है। और एक उत्तर पूर्वी राज्य है। कौन सा है? उत्तर पूर्वी राज्य है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का लास्ट प्रश्न होगा आज के। कहता है पहाड़ कहलाने के लिए बहुखंड होगा। यहाँ पर भूखंड होगा। भूखंड की औसत निम्न में होगा। निम्नतम ऊंचाई कितने हैं? क्या है? बताना है हम लोग क्या है कि पहाड़ के जैसे हम जिसे पहाड़ कहते हैं उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कितना? बी होगा। क्या होगा? 900 मीटर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 900 से 1100 मीटर तक ही मिलेगा। 1100 मीटर। लेकिन ज़्यादातर ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है और इसका आंसर क्या होगा? तो 900 मीटर। अब हम लोग का आज तक का प्रश्न यही था। अगला सीरीज में बाकी प्रश्न देखेंगे। थैंक यू।